हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 62 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एवरीवन, हम लोगों ने 9 क्लास की हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के जरिए फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजतंत्र को कैसे समाप्त कर दिया, फ्रांसीसी क्रांति ने, ओके। और इसमें पता है सबसे मेन बात है कि विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसमें ये एक नई व्यवस्था थी जो सबके लिए उचित थी और इसमें मानव को यानी सबको एक समान अधिकार मिला, जिससे व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता था। इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, सब बराबर और इक्वली मतलब तरीके से अपना हक तरीके से जी सकते थे, मतलब समान तरीके से, ओके। तो हम लोग ने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुका था, तो अब सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत, क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इसकी और सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 106 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनसे ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से ही कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 106 ने 5 मई 1790 को नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वार्षिक की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसमें अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 106 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। उसके बाद है तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि। खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधित्व वर्साई के एंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्षे में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशील प्रचार पुस्तिका लिखी, जिसको पैम्फलेट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एवरीवन, ठीक है, इसको भी थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1774 में लुई 106 फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं 1789 में स्टेटस जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और वास्तु तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह,
ठीक है। उसके बाद 1791, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1791 में 1791 सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। उसके बाद आपका आता है 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद है आपका 1815, ठीक है। 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे और बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था और कुद्र भीड़ ने 14 जुलाई को वासतिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लटेतों लुटेरों के गिरोह बुला दिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 106 ने अंततः नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1790 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च से स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और चित्र साथ में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये है विधायिका। ठीक है, विधायिका में नेशनल असेंबली 745 सदस्य वोट है। ठीक है, निर्वाचन किया गया है, नियंत्रण सम्राट और नियंत्रण मंत्री। ठीक है, देखिए वोट, न्यायाधीश, न्यायपालिका, ऐसे होता था। संवैधानिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या, रोज 40 लाख लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक यानी मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तक असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था।
विधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त था और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। देखिए एवरीवन, एनसीईआरटी में मतलब इसके बारे में कैसे राजनीतिक प्रतीकों के मायने के बारे में बताया गया। मतलब अनुच्छेद में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़ लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृतियों प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। और ये बारहवीं ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किए। इन प्रतीकों को आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे इसमें टूटी हुई जंजीर है, ठीक है, तो दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक थी। उसके बाद है आपका छड़ों की बर्छीदार गट्ठर। अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है। उसके बाद है आपकी त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख का ज्ञान है का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञानी रूप अधिकारों को मिटा देंगी। उसके बाद है आपका राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। उसके बाद अपनी पूछ मुंह के लिए सांप। सनातन का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे है लाल फ्राइजिन टोपी। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। उसके बाद है नीला सफेद लाल। फ्रांस की राष्ट्रीय रंग है नीला सफेद लाल, ठीक है। और आपकी है उड़ने वाली मतलब डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। उसके बाद है आपका ये विधि पट। ये आपका विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। इसका प्रतीक दिया गया है। सेकंड पार्ट यहीं तक रहने देते हैं एवरीवन। थर्ड पार्ट आपकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।